ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त चल रही है और ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर शायद कांग्रेस की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की मीटिंग में खड़गे ने एक बयान दिया है, 2024 के लिए बूथ लेवल पर माइक्रो मैनेजमेंट करें। देश भर में 8 से 10 बड़ी रैलियां करेगी कांग्रेस। ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वोट पर ज्यादा ध्यान दें। एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बचें कांग्रेस नेता, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा है। दरअसल कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक को 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए, बीजेपी पर अटैक बोलने के लिए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं दूसरी ही तरफ सीट शेयरिंग को लेकर भी क्या कोई बात की जा सकती है, सीट शेयरिंग को लेकर भी क्या कोई चर्चा की जा सकती है, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजयलक्ष्मी, बैठक में क्या खास रहने वाला है या क्या महत्वपूर्ण चर्चा होगी जिससे इंडिया अलायंस का भविष्य भी तय हो सकता है? देखिए, आज क्योंकि 14 राज्यों के जो तमाम कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं या इंचार्जेस हैं, उनके साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं। और आज की बैठक में 2024 में कैसे तैयारी की जाए, कैसे 2024 का चुनाव जीता जाए, उसको लेकर के मंथन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस की तमाम राज्य इकाइयों के साथ कर रहा है। साथ ही भारत न्याय यात्रा, ये यात्रा एक ऐसे समय पर लॉन्च की जा रही है जब लोकसभा चुनावों का शायद अनाउंसमेंट हो चुका होगा। उस दौरान राहुल गांधी जो हैं देश के विभिन्न राज्यों से होकर गुजर रहे होंगे और आज की इस मीटिंग में शायद कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अपने राज्य इकाइयों से एक सेंस भी लेगा कि किस राज्य में किस तरह का अलायंस जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि अलायंस जो है एक बड़ा पेच है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस के, जो दूसरे पार्टनर्स हैं, वो बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस को ऑफर नहीं करना चाहते हैं। मसलन वेस्ट बंगाल में इस तरह की खबरें आई कि ममता बनर्जी का कहना है कि 45% वोट शेयर उनका था। 2019 के चुनाव में 22 सीटें उन्होंने जीती थी और अब 2 से ज्यादा सीटें जो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी उससे ज्यादा देने के मूड में ममता बनर्जी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर लड़ाई कांग्रेस पार्टी को या नेगोशिएशन जो है कांग्रेस पार्टी को इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों से तो करना ही होगा, लेकिन साथ ही अपनी जो राज्य इकाई है उसके द्वारा उसकी जो एस्पिरेशन है उसको कांग्रेस पार्टी कैसे एड्रेस करेगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए होगा। मसलन जो नेशनल अलायंस कमेटी है उसने 10 सीटों का आंकड़ा यूपी के लिए तय किया था कि कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें जो हैं वो मांगनी चाहिए अपने घटक दलों से। लेकिन जो कांग्रेस की राज्य इकाई है, यूपी के तमाम नेताओं से जब आप बात करते हैं तो वो 50% यानी 40 सीटों से कम की बात नहीं करते हैं। राज्य इकाई मानती है कि कांग्रेस पार्टी को रिस्पेक्टेबल फिगर जो है वो कम से कम मांगना चाहिए। लेकिन वहीं नेशनल अलायंस कमेटी की जब बैठक होती है तो कांग्रेस को लगता है कि मजबूत चेहरे महज 10 से 12 सीटों पर ही हैं, उन्हीं सीटों पर जो है कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी सीट्स की उनको मिलती है, बल्कि ये देखना चाहिए कि कितनी सीट्स पर वो विनेबल कैंडिडेट्स को जो है वो चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। आज शाम को नेशनल अलायंस कमेटी जो है कांग्रेस पार्टी की, उसकी मीटिंग भी होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उसमें रिपोर्ट जो है, जो एनएसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, तमाम राज्य इकाइयों से बात करके वो कांग्रेस के अध्यक्ष को सौंपेंगे और फिर उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष जो है तमाम नेताओं को जिम्मेदारी देंगे इंडिया अलायंस के बाकी घटक दलों के साथ कैसे नेगोशिएट करना है, किस राज्य में कितनी सीट पानी है, कितनी सीटों पर अपना दावा ठोकना है, इन तमाम बातों पर चर्चा कांग्रेस कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड है वो भी कई राज्यों के सामने आ चुकी है खुलकर। अब वहां के जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस को कितना स्पेस देती हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा विजयलक्ष्मी, और इसी पर मंथन लगातार जारी भी है। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 के पास आते ही चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे ही विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा जटिल होता जा रहा है। ऐसे समय में यह खबर आई है कि कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने यूपी, दिल्ली, झारखंड और बंगाल में पसंदीदा लोकसभा सीटों की डिमांड करती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इसके साथ ही दिल्ली और महाराष्ट्र आदि में भी अपने लिए सीटों का नंबर बता दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने बिहार की 9 और महाराष्ट्र की 20 सीटों पर दावा ठोका है। कांग्रेस की तैयारी है कि 291 सीटों पर अकेले लड़े 85 सीटें गठबंधन से मांगी जाए। मतलब यह है कि 10 राज्यों में कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करेगी, जबकि 9 राज्यों में गठबंधन के लिए सहमति है। अब इन राज्यों में जो प्रमुख राज्य हैं उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको यूपी में कांग्रेस की डिमांड बता देते हैं।
कांग्रेस यहां पर 10 से 11 सीटों से कम पर कोई गुंजाइश नहीं रखना चाहती है। जिन सीटों पर यूपी में कांग्रेस दावा कर रही है उनमें रायबरेली, झांसी, अमेठी, फैजाबाद, लखीमपुर, सहारनपुर, महाराजगंज, धरोहरा, वाराणसी, प्रतापगढ़ और लखनऊ की सीटें शामिल हैं। इस बीच आपको यह भी ध्यान दिला दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई थी, यानी सिर्फ रायबरेली को बचाने में कामयाब रही थी। ऐसे में संगीत रागी जी, कितना मुफीद लगता है ये अखिलेश यादव के नजरिए से अगर हम इसे समझें कि 10 सीटें या 11 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं गठबंधन? देखिए, पहले तो चर्चा ये थी कि कांग्रेस पार्टी वहां 23 से कम सीटों पर राजी नहीं है, जिसके लिए अखिलेश बिल्कुल सहमत नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जानबूझ करके इसको स्केल डाउन किया है, और ये जो 11 सीटें हैं, यदि उसमें वाराणसी और फैजाबाद को यदि जोड़ लें तो ये अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ यदि गठबंधन दोनों साथ भी आ जाते हैं तो वो नहीं जीत पाएंगे। अभी के हालात ऐसे हैं। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी यदि गठबंधन होता है और सिर्फ ये गठबंधन यदि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में होता है तो भी समाजवादी पार्टी 11 सीटों के लिए तो उत्तर प्रदेश में तैयार हो सकती है। मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं लगता है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी ये अच्छी तरीके से मालूम है कि यदि वो किसी और के साथ गठबंधन नहीं करती है तो वो सीटें जीत नहीं पाएंगी। जितनी पिछली दफ़ा जो है उसको सीटें नहीं आई थी, उतनी सीटें भी इस बार संभवतः नहीं आ पाए। तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि जो 11 सीटें मांग रही है कोई बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही है। मुझे जो पहले अंदाज़ा था और जो चर्चा थी कि वो 23 सीटें मांग रही है। जहाँ तक बिहार का मामला है, बिहार में ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को वहाँ आरजेडी और नीतीश कुमार यदि गठबंधन हो जाता है, मैं जानबूझ करके कह रहा हूँ कि ये गठबंधन हो जाता है, तो क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार की घटनाएं कुछ इस तरीके से इन स्टेट ऑफ फ्लक्स है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसकी संभावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कांग्रेस को 3 या 4 सीटों से ज़्यादा कोई गठबंधन में देने को राजी नहीं है। और वैसे ही यदि पूरा आकलन कर दें, यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं तो उद्धव ठाकरे 23 सीट पर लड़ने से कम तैयार नहीं है। शरद पवार का फिर क्या हाल होगा, शरद पवार कितनी सीटों पर लड़ेंगे? उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो 2000 कितनी सीटों पर लड़ेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ भी 10-12 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को वहाँ पे गठबंधन में लोग देने को राजी नहीं है, जैसी मुझे जानकारी है। वैसी स्थिति में यदि हम कुल पूरे भारत का परिदृश्य ध्यान में रखते हैं तो यदि गठबंधन होता है तो कांग्रेस 100 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहे, यानी कि उन राज्यों में जहां वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से फाइट कर रही है वैसे 100 और अन्य 200 से अंदर ही सीटों पर उसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ये जो 2091 और 2092 का जो 292 का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल ही गलत है। मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन यदि होता है तो इतनी सीटें कांग्रेस को कोई देने के लिए तैयार होगा। पश्चिम बंगाल में हम यदि चले जाते हैं, पश्चिम बंगाल में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कोई 2 सीटों से ज़्यादा देने के लिए तैयार होगा यदि गठबंधन होता है। यदि ममता बनर्जी साथ आती हैं तब भी, यदि सीपीएम के साथ यदि गठबंधन होता है तो वहाँ जरूर ज़्यादा सीटों पर लड़ती हैं। लेकिन यदि तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होता है तो कांग्रेस को 2-3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। दक्षिण के जहाँ राज्य हैं, मुझे लगता है कि केरला के अंदर इनका समझौता हो पाना बहुत ही असंभव है। केरला में और पश्चिम बंगाल में, केरला में खास करके मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में गठबंधन होगा, और सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी और तृणमूल एक साथ आ जाएं पश्चिम बंगाल में, ये होना संभव कहीं से नहीं दिख रहा है। क्योंकि सीपीएम के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने खुली घोषणा कर रखी है कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में साथ नहीं जा सकते हैं। उनको ये अच्छी तरीके से पता है क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन जो है वो हमेशा के लिए, उनका जो राजनीतिक आधार है वो हमेशा के लिए वहाँ से खत्म हो जाएगा।
हम जब यूपी की चर्चा कर रहे हैं समीर जी, तो 10 सीटें जो कांग्रेस मांग रही है, अगर उन 10 सीटों पर हम नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा दिलचस्प सीटें हैं रायबरेली में क्या सोनिया गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगी, और एक है वाराणसी जहां से पीएम चुनाव लड़ते हैं। वहां से कांग्रेस किसे कैंडिडेट बनाएगी अगर ये सीट उसे मिल जाती है तो? मांग उठी थी बीच में कि प्रियंका गांधी को टक्कर देनी चाहिए। इस बार क्या प्रियंका गांधी एक्टिव राजनीति में नजर आएंगी, क्या चुनावी राजनीति में नजर आएंगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तो ये कहना है कि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी के बड़े नेताओं का भी कहना है कि अब प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए और उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने अगर ये 10 सीटें अगर मांगी है तो मुझे लग रहा है ये 2009 के आधार पर कांग्रेस सीटें मांग रही है। कांग्रेस 2014 और 2019 का जो उसका प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश में, उसके आधार पर सीटों का डिमांड नहीं कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव का बयान आया था कि 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 15 सीटें वो अपने सहयोगी के लिए छोड़ देगी। उसमें उनका यह कहना था कि भाई उसमें आरएलडी जयंत चौधरी और कांग्रेस आपस में सीटों का बंटवारा कर ले, 10 सीटें कांग्रेस पे लड़ ले, 5 सीटों पे आरएलडी लड़ ले, 15 सीटें हम छोड़ने को तैयार है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कांग्रेस को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि बिना समाजवादी पार्टी के कांग्रेस की जीतने की स्थिति वहां नहीं रहेगी। जो भी सीटें कांग्रेस ने मांगी है उसमें से 8 सीटें तो ऐसी है कि जहां बिना बहुजन समाज पार्टी के कांग्रेस किसी भी स्थिति में नहीं जीत सकती। और समाजवादी पार्टी भी इस बात को जानती है कि बिना बहुजन समाज पार्टी कर वो उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें जीतने की स्थिति में नहीं रहेगी। भले ही मायावती खुद ज्यादा सीटें नहीं जीते, ज्यादा सीटें हराने की स्थिति में बसपा हमेशा रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस स्थिति में समाजवादी पार्टी को भी मालूम है कि बसपा को साथ में लाना पड़ेगा और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी कितना भी विरोध करे बसपा का सीटों के जीतने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की अब लोकसभा के अंदर सिर्फ 3 सीटें बची है उत्तर प्रदेश से, अपने सीटों को बढ़ाने के लिए उन्हें बहुजन समाज पार्टी की मदद पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि अंतिम समय में बहुजन समाज पार्टी मायावती को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, अमेठी से मुझे लगता है संभावना नहीं है। और जहां तक वाराणसी की बात है, मुझे लगता है कि ये तो प्रियंका गांधी की राजनीतिक आत्महत्या होगी अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ती। सब जानते हैं वाराणसी से अगर वो चुनाव लड़ेगी तो उसका परिणाम क्या होगा। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस राहुल गांधी की अमेठी से हार के बाद अब प्रियंका गांधी को भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उतारकर हार की स्थिति उत्पन्न करेगी, क्योंकि तय है कि वो हारेगी जरूर। तो मुझे लगता नहीं कि उनका कैरियर की शुरुआत ही वो हार से करें। मुझे लगता है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेगी कि सोनिया गांधी का जिस हिसाब से स्वास्थ्य है और इस बार सोनिया गांधी को इस बात का डर है कि पिछली बार तो अमेठी खोया था, इस बार रायबरेली भी हम खो सकते हैं। तो अपने जीवन के इस अंतिम चुनाव में जो सोनिया गांधी इसके बाद शायद चुनाव नहीं लड़ेगी, तो वह कभी नहीं चाहेगी कि वो अंतिम चुनाव वो हारे, और इसलिए सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगी। पूरी संभावना सोनिया गांधी की राज्यसभा में जाने की है कर्नाटका से। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे यह भी तय नहीं है। एक वर्ग चाहता है कि राहुल गांधी अमेठी आए, तो हो सकता है राहुल गांधी अमेठी और फिर वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े। लेकिन यह तय है कि वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेगी। भले ही भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात को डिमांड करे या अजय राय कहे, मुझे लगता है अजय राय जरूर चुनाव लड़ सकते हैं वहां से, क्योंकि पिछली बार 2019 में वही चुनाव वाराणसी से मोदी के खिलाफ लड़े थे। तो प्रियंका गांधी की मुझे संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। ये संभावना इसलिए भी और ज्यादा गहरी हो जाती है आरती जी कि तेलंगाना से जब तेलंगाना कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए इन्विटेशन देती है तो प्रियंका गांधी नहीं सोनिया गांधी को देती है। बाकायदा प्रस्ताव पास होता है और सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है कि आप आइए तेलंगाना से चुनाव लड़िए। तो क्या रायबरेली की सीट आप छोड़ने जा रही हैं सोनिया गांधी, ऐसे समझा जाए? देखिए, बिल्कुल ये लग रहा है कि प्रियंका गांधी इनफैक्ट पिछले इलेक्शन में भी 2019 में भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठी थी, उन्होंने बराबर अपने भाई की कैंपेनिंग की और जगह जगह वो गए। यूपी में भी उनका एक रोल रहा, लेकिन वो कुछ अपना एक इम्प्रेशन नहीं जमा पाई पिछले इलेक्शंस में। वो अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा कल्चर है कि जब पार्टी हार जाती है तो बाकी लोगों पे जिम्मेवारी हो जाती है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे कोई कभी भी कोई ब्लेम नहीं करता कि उनकी वजह से पार्टी हारी है। और उनके इनफैक्ट जब रिव्यू मीटिंग्स भी होती है तो उसके बाद यही कहा जाता है कि बाकी कमजोरियां थी। और इस बार भी मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी का रोल जो है इस बार ज़्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि सोनिया गांधी ने पिछले 1-2 सालों में दिखाया है कि वो थोड़ी बैक सीट ले रही है और प्रियंका गांधी को थोड़ा स्पेस दे रही है उत्तर प्रदेश में। और ज़रूर लगता है कि अगर तेलंगाना सोनिया गांधी जी को बुला रहा है
या केरला में पॉसिबिलिटी है सोनिया गांधी जाए, तो क्लियरली वो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी के लिए एक जगह बनाने की कोशिश लगी हुई है पूरी पार्टी की और बिल्कुल सोनिया गांधी जी की भी। लेकिन मुझे साथ ही साथ ये भी लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि सोनिया गांधी जी ना लड़े और अपने बदले वो प्रियंका गांधी को लोकसभा में वो देखना चाहेंगी, ऐसा लगता है। क्योंकि जैसा कि समीर जी ने भी कहा कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी ने कोई बैक सीट नहीं ली, वो लगातार इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में कांग्रेस की। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूँगी कि समीर जी ने बिल्कुल सही कहा कि वाराणसी से प्रियंका गांधी तो बिल्कुल नहीं लड़ेगी। ऐसा कोई, वो हमेशा मुझे लगता है कि वो सेफेस्ट जो सीट होगी जहां पे 99% पॉसिबिलिटी होगी उनके जीतने की, वो वही सीट लेंगी। और रायबरेली में बिल्कुल वो लगता है कि वैसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल सीट रही है गांधी परिवार की और वहां पे उनको लॉन्च करने की कोशिश रहेगी उनकी। इसमें एक लाइन में जोड़ देता हूं, देखिए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया था, लंबे समय में उत्तर प्रदेश के उन्होंने काम किया, लेकिन कांग्रेस के अंदर कोई नई जान डाल सकी या कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा सके ऐसी स्थिति नहीं रही। प्रियंका गांधी के संभालने के बाद तो 19 में राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए। अब देखिए प्रियंका गांधी से विड्रॉ कर लिया गया, वहां से अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभार दे दिया गया है। प्रियंका गांधी के पास अभी उत्तर प्रदेश का प्रभार भी नहीं है। तो इसी स्थिति में कि जब वो जिस राज्य में वो लगातार 5 से 7 साल सक्रिय रही, 4 साल सक्रिय रही, उसके बाद वहां पार्टी को संगठन तो खड़ा नहीं कर सकी, अपने भाई की सीट वो बचा नहीं सकी। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, भले प्रियंका गांधी लड़ ले, जो 2% और 2.5% का वोट बैंक है। 2 राज्य जो बिहार और बंगाल, जहां 9 सीट बिहार में मांग रही है और बंगाल में 6 सीट मांग रही है, क्या इतने प्रभाव में है कांग्रेस के उसे इतनी सीटें बिहार और बंगाल में दी जा सकती हैं, जहां खासकर तेजस्वी यादव आक्रामक होकर अपनी राजनीति कर रहे हैं? देखिए अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में कांग्रेस के पास ऑलरेडी 2 लोकसभा की सीटें हैं, 3 सीटों पे वह दूसरे नंबर पर भी रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर करेगी, लेकिन ममता बनर्जी ये भी जानती है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट को साथ में लेना चाहती है। इस स्थिति में ममता बनर्जी ये कह सकती है कि भाई आपको मिलाकर और लेफ्ट को मिलाकर मैं 6 सीटें देती हूं, आप आपस में सीटें बांट लीजिए, इससे ज्यादा मेरे पास गुंजाइश नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को भी जानते हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट को छोड़कर वह चुनाव लड़ेगी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। 2019 बीच में आपको रोक रही हूं, अभी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर हमला बोला है, जिसका काउंटर बीजेपी कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं, अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। यह है ईमानदारी का नया किरदार। और टेक्निकली मैं पूछना चाहता हूं, यह वो सरकार है ना जिसने कहा था कि हम सीसीटीवी का पूरा जाल बिछा देंगे दिल्ली में, तो मोहल्ला क्लिनिक्स में सीसीटीवी हैं कि नहीं? और अगर हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में उस डेट की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि 533 लोग कहां लाइन लगाए हुए थे, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक तो छोटी छोटी स्पेसेस में है ना। तो 533 लोग अगर आए तो सीसीटीवी फुटेज में होना चाहिए ना। बस यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से जांच की आंच से घबरा रहे हैं। और इसमें जो प्रोसीडिंग्स में बात आई है, मैं कोट करना चाहता हूं कि नेसेसरी डिसिप्लिन
proceedings may be initiated against the project director OLS outsource lab services। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सरकारी एजेंसी नहीं कर रही है, यह सब आउटसोर्स है, यानी प्राइवेट एजेंसीज को जांच दे रखी है। And others of the OLS branch for non-compliance of the directions of the Honorable LG which could have led to the loss of exchequer। यानी अब यह संदेह है कि वहां वो मरीज ही नहीं थे जिनके नाम के ऊपर बिलिंग रेज करके टेस्टिंग करा दी गई, डिटेल्ड विजिट ही नहीं था। यही अंतर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हर चीज डिजिटली ट्रांसफर होती है, इसीलिए ये लोग आधार का भी विरोध करते थे, क्योंकि यदि व्यक्ति का आधार कार्ड है और डिजिटली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का झोल होने की संभावना नहीं है। पर यहां पर फिर इंपेरिकल डाटा प्रूविंग एंट्री ऑफ द फेक मोबाइल नंबर्स, ब्लैंक मोबाइल नंबर्स ऑफ द फिक्टिशियस पेशेंट्स, fake attendance of the doctors and fictitious data of the patient established with a widespread corruption, manipulation of the documents, forgery of the record with the sole intention to loot the government exchequer and extended under the benefit of the private parties operating at AAMC as well as the dispensaries, polyclinic and hospitals of the Delhi government। यानी अब ये बहुत साफ हो गया कि पहले आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाई, फिर उसमें जांच, पहले मामूली जांच होती थी, फिर बड़ी जांच की व्यवस्था की, फिर वो सब आउटसोर्स कर दी। यानी कुछ कुछ वैसा ही जैसा शराब घोटाले में हुआ था, कदम कदम रफ्ता रफ्ता बढ़ाते हुए, और फिर उसमें फेक पेशेंट्स और फेक बिल रेज करने की बातें मीडिया में आ रही हैं। यानी अभी तक तो दारू का घोटाला था, अब दवा का घोटाला भी हो गया। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। अब हम यह भी कहना चाहते हैं कि आज वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सीबीआई से सवाल पूछ रहे हैं। साहब, बवाली अब सवाली बन गए, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत ही, अब ये मैं बवाली शब्द ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये बताइए, आप सबने देखा था ना कि सीढ़ी लगाकर तार काट रहे थे, यह नेता का किरदार है। 26 जनवरी के दिन धरना कर रहे थे, यह जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व का किरदार है। इसलिए मैंने कहा, और याद करिए 2014 के समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर आके पथराव किया था, जिसमें इनकी सर्वोच्च समिति के सदस्य थे, जैसे हमारे यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है। इसलिए मैंने कहा अब बवाली अब सवाली बन गए हैं, और सवाल किससे पूछ रहे हैं? जांच एजेंसी से। मतलब इसे शब्दशः ना लिया जाए, वैसे तो सारी जनता उस भाव को समझती है। हिंदी में एक कहावत होती ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज उसी किरदार को वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते, क्योंकि के अरविंदन ने बाकायदा बयान दिया हुआ है अप्रूवर बनके कि उनकी उपस्थिति में इतने प्रतिशत से इतने प्रतिशत बढ़ाकर शराब घोटाले में कमीशन की बात हुई और उसके इस प्रकार के वितरण की बात हुई। उन्हें यह बात पता है, इसलिए यह मैं कह सकता हूं कि यह उनकी गलती की स्वीकारोक्ति है। बाई कंसिस्टेंटली अवॉइडिंग टू अपीयर बिफोर द एजेंसीज इज नथिंग बट इज एन टैसिट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज लीगल फॉल्ट। तो देखिए, बीजेपी अब करारा अटैक बोल रही है अरविंद केजरीवाल पर, और सीधा सीधा कह रही है कि जो पहले बवाली थे अब वो सवाली हो गए हैं। कोई तो डर है जो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते।